हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हमने हमारे जो पूर्व के जो सेशंस हुए हैं, जो प्रीवियस सेशन हुए हैं, उनमें हमने देखने की कोशिश की थी कि हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री। उसके बाद हमने देखा था कि उस हिस्ट्री की अप्रोच को हम एक 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी बना के देखी थी। उसके द्वारा उसको हम आगे बढ़ने की कोशिश की थी, उसको फॉलो करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देख रहे हैं कि हाउ टू डिकोड यूजीसी हिस्ट्री सिलेबस। जो यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे या उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रीवियस सेशन हुए हैं वो आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उनको देखिए, फिर इस लेसन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम अभी जो हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें हम क्या समझने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अंक का होता है, और बेसिकली कितने यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोड है, यूजीसी नेट में जो पेपर आता है उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 6 उसका जो सब्जेक्ट कोड है। अब देखते हैं इसका मोड क्या होता है। दोस्तों, इसका जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। 10 यूनिट आती हैं, तो 10 यूनिट हमारे जो सिलेबस में मेंशन की हुई है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मेनली 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 अंक का आपका पेपर होता है। हर एक यूनिट से 10 से 15 या 10 से या 20 की रेंज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या है इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, और उसको वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूजीसी ने मेंशन किया है कि द हिस्ट्री पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो यूजीसी का पेपर है वो इंडियन हिस्ट्री के सारे एक्सपेक्ट को कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, प्राचीन भारत ले लो, मध्यकालीन भारत ले लो, या आधुनिक भारत ले लो। और आधुनिक भारत में जैसे आप बात करो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ले सकते हो। उसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का फेज आता है, वो भी इसी में इंक्लूड होता है। उसके बाद जो एक सेक्शन आता है वो आता है हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी में मेनली दोस्तों क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, मतलब इतिहास लेखन का इतिहास। दोस्तों, उसके बाद यूजीसी ने मेंशन किया है कि जो ये सिलेबस है, जो इतिहास है, उसकी बाउंड्रीज बहुत ही वास्ट है। तो इस सिलेबस को हमें एक कॉम्प्रीहेंसिव करने की बहुत ज़रूरत है, एक सिस्टमेटिकली एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी जो तैयारी होती है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, जो सबसे पहला जो खंड आता है उसमें इसमें दिया हुआ है कि आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स, कुछ विचार हैं, कुछ अवधियां हैं और कुछ शब्दावलियां हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने जो टर्म्स और ये अवधियां और जो शब्दावलियां दी हुई है, ये मेनली जो आपका जो पूरा इतिहास का जो सिलेबस है उसको कवर करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी बेसिक्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये टर्म्स पता हैं तभी आपको ये सिलेबस समझ में आएगा। और आप चिंता ना करें, हम एक एक टर्म को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको हम समझने वाले हैं। जो आज हमारा जो सेशन होगा वो मेनली मेन जो टर्म्स हैं उसी को समझेंगे। जब हम फुल फ्लेज कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम एक एक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतवर्ष, ये भारतवर्ष का कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट। अपने बहुत सारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो इपिक्स हैं, आजकल आप महाभारत और रामायण देख रहे होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट आता है भारतवर्ष का।
आपको भारतवर्ष बार बार नाम सुनने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारतवर्ष कहाँ से आया। और स्टूडेंट इसको आप समझने की कोशिश करना कि ये मैंने टर्म इसलिए लिया है कि जिससे आपको जो हिस्ट्री है उसकी लैंड और ब्रेथ दोनों पता लग जाए कि आपको कितनी गहराई में जाना है और कितना वाइड आपको जो आप एरिया कवर करना है। ठीक है दोस्तों, कि कितना आपको डीप नॉलेज चाहिए और कितना एक्सटेंसिव चाहिए। तो दोस्तों इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो इंडिया इज द ओनली कंट्री हु हैव 3 नेम्स। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 3 नाम है। अब 3 नाम आप सबको पता है कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया 3 नाम होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत का नाम कहां से आया। सो दोस्तों इट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द कंट्री। ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है। अब प्राचीन नाम है लेकिन आया कैसे, इसको समझते हैं। इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो एक वैदिक काल में हुई है, यानी वेदा से इसकी उत्पत्ति हुई है। वेदा में क्या मेंशन किया हुआ है, एक दशरज्ञान बैटल का उल्लेख है, एक दशरज्ञान युद्ध होता है उसका उल्लेख है। अब मेनली जो युद्ध होता है वो एक भरत ट्राइब होती है और एक कॉन्फेडरेशन ऑफ 10 किंग होता है, एक 10 राजाओं का गुट होता है, उनके बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें जो भरत ट्राइब है वो विजयी होती है। अब जो भरत ट्राइब है वो विजयी होती है, इसी के नाम पे ये भारत का जो नामकरण हुआ है। अब दोस्तों ये तो होगी एक कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन इतिहास में क्या होता है कि आपको बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको जो फैक्ट्स हैं उनको भी मगअप करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले तो हमने बात की कि ये ऋग्वेदिक ओरिजिन है, मतलब वैदिक ओरिजिन है इसका। दूसरी बात करते हैं कि जो भारतवर्ष है, अपने जम्बू द्वीप का नाम सुना होगा। जम्बू द्वीप मतलब ये इंडिया को हम प्राचीन काल में जम्बू द्वीप बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जम्बू और द्वीप। जम्बू मतलब जो ऐसा द्वीप, ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, मतलब कि जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है बेसिकली उसको जम्बू द्वीप बोलते थे। चाहे आज की तारीख में हम बात करें तो जो इंडिया की जो नेबरिंग जो कंट्री हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वो भी जम्बू द्वीप में ही आते थे। फॉर एग्जांपल आप भूटान ले लो, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश ले लो, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया भारतवर्ष का पार्ट था पहले, जिसको हम अखंड भारत भी बोलते हैं। दोस्तों अब आप जो जम्बू द्वीप की बात है, जम्बू द्वीप इंडिकेट्स इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट। दिस वर्ड इज मेंशन इन महाभारत पुराना। सबसे पहले जो ये इन शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो महाभारत में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि अभी महाभारत और रामायण के सीरियल आ रहे हैं, जब लॉकडाउन का समय है तो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोग का मनोरंजन होता रहे और लोग अपनी पुरानी संस्कृति से भी अवगत होते रहे। इसके लिए जो सीरियल्स हैं ये भारत सरकार ने प्रसारण इनका शुरू किया है। तो दोस्तों उनमें आप देखोगे तो जो महाभारत है उसमें जम्बू द्वीप का इनका कॉन्सेप्ट आता है। अब इसका जो इपिग्राफिकल जो रेफरेंस है, जो इनका जो अभिलेख है, जो हमको जो प्रमाण मिलता है वो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अशोक के अभिलेख में इसका हमें प्रमाण मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आप देखोगे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज सच एज भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड मेनी नेबरिंग कंट्रीज। ये बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश है उनको मिलकर ये भारतवर्ष बना था। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जो भारतवर्ष है ये सबसे पहले कहाँ पे मिला था। इसका उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जो किंग ऑफ खारवेला इन उड़ीसा, 1ली शताब्दी का ये जो अभिलेख है ये है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो भारतवर्ष है वो कहाँ मेंशन किया गया था। तो दोस्तों ये सबसे पहले हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मेंशन किया गया था। उसके बाद जो पहला नाम देखा अपन ने भारतवर्ष, भारत। दूसरा आप देखेंगे हम हिंदुस्तान। तो दोस्तों हिंदुस्तान का जो डेरिवेशन हुआ है, जो हिंदुस्तान जो शब्द है वो पड़ा है सिंधु रिवर से। सिंधु रिवर आपको सबको पता है कि सिंधु रिवर है। अब दोस्तों इसको देखते हैं हम, इसका ओरिजिन है वैदिक, जो अरेबिक ओरिजिन है। अरेबिक ओरिजिन मतलब ये सबसे पहले ईरानियन और पर्शियन उनके द्वारा ये उच्चारण किया गया था। अब दोस्तों अब इसका जो सबसे पहले जो हमें इन्फ्लुएंस मिलता है या सबसे पहले जो इसका प्रमाण मिलता है वो नस्ख ए रुस्तम,
ये इंस्क्रिप्शन है सनित किंग ऑफ शाहपुर फर्स्ट 262 एडी का ये इंस्क्रिप्शन है। तो इसमें सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का जो हमें प्रमाण मिलता है, जो रेफरेंस मिलता है, वो नस्क ए रुस्तम से मिलता है। इसको आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम में या और भी कोई आप एग्जाम दे रहे हो साथ साथ में, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलता है। उसका प्रमाण हमें मिलता है नस्क ए रुस्तम। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान शब्द है उसका उल्लेख जो अलबरूनी है। अलबरूनी कौन है? ये एक अरब ट्रेवलर था। किसके साथ आया था दोस्तों? ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था। अब आपको पता है मोहम्मद गजनी कौन था? पहले गजनी आया था, फिर गोरी आया था जिसने भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अलबरूनी है ये मोहम्मद गजनी के साथ में भारत में आता है और इसकी एक किताब है किताबुल हिंद। इस किताब में इसका उल्लेख है। किसका? हिंदुस्तान शब्द का। जो हिंद शब्द है, हिंद शब्द है, उसका उल्लेख जो इसकी किताब जो पुस्तक है उसमें है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि द रेजिडेंट ऑफ हिंदुस्तान आर नोन एज हिंदूज। मतलब जो 18th सेंचुरी में इस शब्द का मेनली प्रयोग हुआ था कि जो 18th सेंचुरी में जो हिंदुस्तान में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको बोला गया हिंदू। अब देखो कि एक अंतर जो पुराने जो अपने जब मिडाइवल और एंशियंट इंडिया थी उसमें आपको एक डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदुस्तान और दक्कन। दक्कन बोलते थे उसको। हिंदुस्तान का मतलब उस टाइम का माना जाता था नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया को बोलते थे, और दक्षिण भारत को हम दक्कन बोलते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया। दोस्तों हमने सबसे पहले देखा भारत, उसके भारत का हमने देखा कि सबसे पहले भरत ट्राइब से आया है। फिर उसके बाद में हमने देखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का ओरिजिन कैसा है? अरेबिक ओरिजिन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम इंडिया कि इंडिया का नाम जो भारत कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का नाम ये थर्ड नेम है बेसिकली। दो हमने देख लिए, अब ये तीसरा नाम है दोस्तों। इसका जो ओरिजिन है वो है ग्रीक ओरिजिन। याद रखना, भारत शब्द हमने बात की थी भरत ट्राइब, हिंदुस्तान है अरेबिक ओरिजिन, और जो इंडिया है वो है दोस्तों ग्रीक ओरिजिन। सो दोस्तों जो इसका जो ओरिजिन कैसे हुआ कि अलेक्जेंडर का अपने भारत में आक्रमण होता है। आपको पता है कि 325 से और 327 इस एडी में, बेसिकली 326 जो डेट है वो मेंशन की हुई। 326 ईस्वी में सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है। तो जब ये जो ग्रीक आए, जब इस इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे, तब इन्होंने जो इंडस रिवर है उसको प्रोनाउंस किया इंडास। ठीक है, इसको याद रखना, इसको प्रोनाउंस किया इंडास, और इसी इंडास शब्द से दोस्तों नाम पड़ा है इंडिया। अब दोस्तों इसकी भी बात करते हैं कि इसका सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला है दोस्तों। जो इसका सबसे पहले प्रमाण मिला है वो मिला है अपन को जो स्टोरीज ऑफ हेरोडोटस की जो स्टोरीज थी उनमें हमें 3री शताब्दी में सबसे पहले इसका प्रमाण मिलता है। अब दोस्तों एक बात और करते हैं हम कि द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ऑथर लेटर ऑन पोर्तुगीज अदर वेस्टर्न ट्रेवलर एंड मर्चेंट यूज टर्म इंडिया। जो इंडिया जो टर्म हुआ था वो जो बाद के जो पोर्तुगीज जो वेस्टर्न ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने सब फिर इंडिया का ये जो नामकरण है वो किया था। सबसे पहले इंडास फिर इंडिया। अब दोस्तों आपको सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ना कि सिर्फ इतिहास के लिए, आपको राजनीतिक विज्ञान के लिए यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा संविधान का पहला अनुच्छेद है जो आर्टिकल 1 है उसमें मेंशन किया है कि इंडिया टच इट भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी। तो आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया के कौन कौन से नाम है, तो इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इंडिया का नाम ये इंडिया डेट इज भारत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे फिर कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम थोड़ा सा मैक्रो ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टर्म मेंशन की है जो हमने ऊपर शब्दावलियाँ जो विचार जो अवधारणाएं देखी थी उनमें मेंशन था कि सभा और समिति। तो दोस्तों सभा और समिति का जो ओरिजिन है वो एक वैदिक काल से इसका ओरिजिन हुआ है।
अब देखते हैं कि ये सभा क्या थी। जो सभा थी, जनरली इट इज अ बॉडी ऑफ एल्डर्स, ये जो बुजुर्ग लोग था उनका एक समूह था, एंड वॉज अटेंडेड बाय द पर्सन ऑफ नोबल ट्रूथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद समिति। समिति क्या होती थी जो दोस्तों? एन ऑर्डिनरी असेंबली ऑफ द ट्राइब एंड इट्स मेंबर वर कॉल्ड विशा। ठीक है दोस्तों, ये एक सामान्य लोगों की संगठन था। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस है। सभा और समिति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सभा और समिति। आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों बेसिकली हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि चेंज इन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कि एक बदलाव हो रहा है जो एक कंटिन्यूटी में हो रहा है, जो निरंतर हो रहा है। तो दोस्तों आपको देखना है कि सभा और समिति जो ये इंस्टीट्यूशन थे, ये उत्तर वैदिक काल में इनका कैसे स्वरूप चेंज हो जाता है, कैसे इनका जो चेंज हो जाता है और इनका जो रूप है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे एक टर्म मेंशन की है दोस्तों कि वर्णाश्रम। ठीक है, वर्ण का शब्द सबको पता है कि रंग से है। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है उसका जो 10वां मंडल है जिसको बोलते हैं हम पुरुषोक्ता, उसमें इस वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रंग, और लेकिन इसको हम ऑक्यूपेशन से भी जोड़ के देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट है, उनको हम ब्राह्मण बोल दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और प्रीस्ट को हमने ब्राह्मण बोल दिया, और वॉरियर्स को हमने क्षत्रिय बोल दिया, पीजेंट्स को हमने वैश्याज बोल दिया, और जो सर्फ लोग होते थे उनको हमने क्या बोल दिया? शूद्रा। तो देखो इसका एक ऐसे हायरार्की होती थी दोस्तों, सबसे ऊपर ऊपर होता था ब्राह्मण, फिर नीचे होता था दोस्तों क्षत्रिय, और उसके नीचे होता था दोस्तों जो ये वैश्याज होते थे ये होता था, और सबसे नीचे होता था दोस्तों शूद्रास। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कि नगरा और द्रविड़ा एंड वेसरा। बेसिकली ये है क्या? नगरा स्टाइल, वेसरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल। बेसिकली दोस्तों ये मंदिर स्थापत्य कला की विधियां हैं, मतलब मंदिर स्थापत्य कला के टाइप्स हैं। ये स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। सो दोस्तों इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मंदिर स्थापत्य जो काल था, जो मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे, वो मेनली गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होने लगे थे। उससे पहले कोई मंदिर का हमें कोई प्रमाण ज़्यादा मिलता नहीं है। तो दोस्तों इसको देखते हैं कि सबसे पहला जो होता है वो नगरा स्टाइल। ठीक है दोस्तों, नगरा स्टाइल के जो मंदिर होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जो खासियत क्या होती है, ये टावर की फॉर्म में होते हैं। इट मार्क्स अमोंग द थिंग्स बाई कर्विलियर शिखरास। इनके जो टावर होते हैं वो कर्विलियर शिखरा की फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे हम द्रविड़ा स्टाइल, जो कि दक्षिण भारत की एक शैली है मंदिर स्थापत्य कला की। इसमें क्या है कि पिरामिडिकल शिखराज होते थे। ठीक है, याद रखना इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कर्विलिनियर होता था नगरा स्टाइल में, जो प्राइमिडियल होता था वो पिरामिड की जो फॉर्म में होता था वो द्रविडियन स्टाइल में होता था। उसके बाद वेसरा स्टाइल जनरली दोस्तों क्या है, नगरा और द्रविडियन जो शैली है, जो नगर और द्रविडियन जो शैली है, जो मंदिर स्थापत्य कला की जो शैली है, उसी को मिला के ये वेसरा स्टाइल बनती है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल। ठीक है दोस्तों, इट आल्सो रेफर्ड एज अ कर्नाटक द्रविड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी जो मतलब लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए किसी कॉन्सेप्ट को समझने की, वो इस तरह से होनी चाहिए। जब हम प्राचीन भारत को शुरू करेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं जो नगरा स्टाइल में बने हैं, कौन से मंदिर है जो द्रविड़ स्टाइल में बने हैं, वेसरा स्टाइल में को बने हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाचना कुठारा का मंदिर कौन सी शैली में बना है या कौन सी ईस्वी में बना था। ठीक है, जो आपको जो खुजराहो टेम्पल है वो बेसिकली कौन से स्टाइल के जो टेम्पल हैं। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन से स्टाइल का टेम्पल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही डिटेल से, बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ और टर्म्स हैं जो हम एक ब्रीफ देख लेते हैं। जैसे कि मेंशन किया है कि पुरुषार्था,
पुरुषार्थ था, जैसे आपने सुना होगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संस्कार। आज जैसे लगभग आपने जो सनातन धर्म है उसमें मेनली 40 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। इसको हम आप दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रॉम वोम टू टोम, मतलब कि अपनी माँ की गर्भ से लेके और हम जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक लगभग 40 संस्कार हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले देखो कि गर्भधारण संस्कार होता है जब बच्चा पैदा होता है, फिर जन्म उत्सव होता है, फिर उसका मुंडन संस्कार होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि उपनयन संस्कार बोलते हैं, उपनयन संस्कार, इसको आपको याद रखना है। इसके तहत लोग गुरुकुल में जाते थे और गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये सारे संस्कार हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का जो पार्ट है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि तुर्कान चहलगानी, ये बेसिकली मध्यकालीन भारत में आता है और इसमें आप देखोगे कि इल्तुतमिश होता है, उसने ये एक ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 लोगों का ये ग्रुप होता था तुर्कान चहलगानी। इसमें मेनली क्या होता था कि जैसे आज की आप कैबिनेट समझो, जो राजा को, जैसे फॉर एग्जांपल आज कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है कि वो क्या करे, उसी टाइप से ये तुर्कान चहलगानी, इसको हम 40 या गुट भी बोलते थे। तो ये जो सुल्तान होता था बेसिकली उसको असिस्ट करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी और बलबन इसके बाद में एक किंग होते हैं, जो सम्राट होते हैं, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। तो इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। फिर देखेंगे कि तक्कावी, ये मेनली एक ये ऋण होता था जो कि आसान किस्तों में किसानों के द्वारा पे किया जाता था। फिर देखेंगे हम इक्ता है दोस्तों, फिर जजिया है, फिर जकात है। ठीक है, ये बेसिकली टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे। एक होता था खम्स, खराज, ये मध्यकालीन भारत के टैक्स हैं। उसके बाद इक्ता सिस्टम को आप देखो तो दोस्तों बेसिकली ये एक सैनिक व्यवस्था थी। होता क्या था दोस्तों कि एक लैंड होती थी, फॉर एग्जांपल उसको 4 पार्ट में डिवाइड करिए, तो एक पार्ट इसका एक इक्तादार हो गया, उसको एक सेना मेंटेन करनी होती थी और वो सेना राजा को जब जब जरूरत होती थी उसको असिस्ट करती थी और ये राजा को कंटिन्यूसली रेवेन्यू करते थे और आर्मी को मेंटेन करके रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना है। उसके बाद हमने भारतवर्ष देख लिया, सभा समिति देख चुके हैं, वर्णाश्रम देख चुके हैं, मंदिर स्थापत्य कला को हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्तूपाज होते हैं, चैत्या होते हैं और विहारा होते हैं। ये बेसिकली हम बुद्ध काल में देखेंगे कि जो चैत्या क्या होता था। चैत्या में मतलब होता था कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका जो ये पूजा ग्रह होता था, पूजा ग्रह, उसको हम बोलते थे कि चैत्या। और विहारा क्या होता था, ये मेनली एक रेस्टिंग प्लेस होता है, आराम करने की जगह होती थी। तो बहुत भिक्षु होते थे, वो जब भिक्षा मांग के आते थे तो इन विहारास में वो आराम फरमाते थे। फिर उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि बोधिसत्व क्या होता है। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं इनको हम। तीर्थंकरा क्या होते हैं, आपको पता होगा कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, जैसे भगवान महावीर, ये मेनली जैन धर्म से रिलेटेड है और ये बोधिसत्व है, ये मेनली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद में आप देखो कि इसके नीचे मेंशन किया है आल्वार्स और नयानार्स। ये बेसिकली जो आल्वार्स होते थे ये भक्ति मूवमेंट में थे कि एक होता था वैष्णव धर्म को मानने वाले, एक शैव धर्म को मानने वाले। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम देखेंगे। श्रेणी क्या होता था, ये मेनली जो ट्रेडर्स, जो मर्चेंट होते थे उनका एक गिल्ड टाइप होती थी। फिर उसको हम देखेंगे कि विष्टि क्या होती थी। तो दोस्तों विष्टि एक श्रम कर होता था जो राजा को पे करना होता था। फिर उसके बाद मनसब क्या होता था। मनसब मेनली मध्यकालीन भारत में मनसबदारी सिस्टम था। ये जात और सवार सिस्टम होते थे, मनसबदारी सिस्टम होता था। इसको हम देखने की इसमें ही पढ़ते हैं। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ही जो स्तर वाले एग्जाम हैं उनमें भी पूछी जाती हैं, ये कि अग्रहारा का मतलब क्या है। अग्रहारा मेनली एक लैंड ग्रांट होती है जो ब्राह्मणों को राजा के द्वारा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे मॉडर्न इंडिया से भी कॉन्सेप्ट है, हिंद स्वराज क्या है।
फिर आप देखोगे कि सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट, कम्युनलिज्म, ओरिएंटलिज्म, ये जो सारी टर्म्स हैं ये आपके जो आधुनिक भारत है वहाँ से हैं। तो दोस्तों एक एक को हम बहुत विस्तृत रूप से हम डिस्कस करेंगे जब हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ और टर्म्स हैं जैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म हो गया, ठीक है, आर्थिक राष्ट्रीयवाद बोलते हैं, इंडियन रिनाइसा, भारत में पुनर्जागरण कैसे होता है ये देखने की कोशिश करेंगे हम। इकोनॉमिक ड्रेन कैसे होता है, ये थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नारोजी ने ये थ्योरी दी थी। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। सब्सिडरी अलायंस दोस्तों ये किसने स्टार्ट किया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। फिर आप देखेंगे ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जब बात करते हैं तो भूदान मूवमेंट आता है, विनोबा भावे से ये संबंधित है। फिर उसके बारे में देखेंगे कि हम पंचशील जो जवाहरलाल नेहरू की नीति थी, जब 1954 के लगभग ये नीति अपनाई गई थी, ठीक है। इसमें मेनली 5 प्रिंसिपल होते थे, ठीक है, इस नीति के। तो ये सब जो टर्म्स हैं, जैसे अब मॉडर्न इंडिया की बात करो तो डायरकी आता था। डायरकी मतलब होता था कि दोस्तों कि द्वैशासन, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखो कि फेडरेशन मतलब संघवाद, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि भारत का जो संघवाद है उसका मॉडल क्या है, हमने कौन सा मॉडल अपनाया है, हमने अमेरिकन मॉडल अपनाया है, हमने कनेडियन मॉडल अपनाया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन देखेंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, ठीक है, ये थ्योरी बेंथम ने दी थी, ये भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिर उसके बाद देखेंगे हम फॉरवर्ड पॉलिसी जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आती है, जब चाइनीज एग्रेशन होता है भारत में तब ये अपनाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स, चूक का सिद्धांत बोलते हैं इसको लागू किया था डलहौजी ने, ठीक है। मेनली आप स्टूडेंट इसको गलत समझ बैठते हैं कि ये पॉलिसी डलहौजी के द्वारा नहीं चालू की गई थी। मेनली डलहौजी का संयोग ऐसा बैठा था दोस्तों कि ये उसी टाइम पे गवर्नर जनरल था, ठीक है दोस्तों। तो आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा कि उसको कैसे ये लोग हड़पते हैं, कैसे अनेक्स करते हैं, वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैक्स की जो पॉलिसी है उसी के तहत उसका अनेक्सेशन करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक टर्म मेंशन की हुई है कि मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। फॉर एग्जांपल अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है 1991 से पहले क्या था दोस्तों कि सोशलिज्म बेस्ड था, और 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं हम इसको, उसके बाद भारत की जो आर्थिक जो संरचना है वो कैसे बदल जाती है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमने पहले भी बात की थी कि हिस्टोरिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, प्लेगरिज्म क्या होता है दोस्तों, इथिक्स एंड मोरालिटी इन हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो हमने मेंशन किया था कि हिस्ट्री के सिलेबस में हमारी मेनली दोस्तों 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स है, उसमें बहुत ही एक ब्यूटीफुली डिजाइन सिलेबस है दोस्तों ये। उसमें हम देखेंगे कि बहुत ही ब्रीफ में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि उन 10 यूनिट्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहली जो यूनिट है उसमें दिया हुआ है कि सोर्सेज होते हैं उसके संबंधित में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो जाननी पड़ेगी। सोर्सेज में क्या क्या होते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं दोस्तों, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब आप ऐसे समझो कि एक्सप्लोरेशन, जो अभिलेख होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लिखित साक्ष्य हैं, मतलब हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं अपनी, जो कुछ काव्य रचनाएं मान लो, कुछ कालिदास की लिटरेचर मान लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मान लो, तो ये सब आती हैं लिटरेरी सोर्सेज में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कैसे भारत में पाषाण काल आता है। पाषाण काल के बाद दोस्तों आता है कि
मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बाद में दोस्तों आता है कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद में दोस्तों आता है एंड चाल्कोलिथिक फेज देखने की कोशिश करें। चाल्कोलिथिक फेज मतलब कॉपर प्लस स्टोन, चाल्को मतलब कॉपर, स्टोन प्लस मीन्स पत्थर, तो ये एक आता है। फिर उसके बाद में हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोह युग आता है दोस्तों, लोह की जब खोज होती है उसको लोह युग बोलते हैं, ठीक है, तो ये है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आती है। इसमें हम देखेंगे कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, विस्तार क्या है, मुख्य स्थल क्या है। अब अपन दोस्तों इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके और साउथ में दैमाबाद तक है, और यहाँ जो ये अपना जो यूपी वाला पार्ट है आलमगीरपुर बोलते हैं, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, या बलूचिस्तान वाला जो एरिया वहाँ तक सुतकेटा गैंडोर ये एक जगह है, वहाँ पे ये इसका जो विस्तार है। तो दोस्तों आपको इसका जो विस्तार है वो पता होना चाहिए। उसके बाद में पता होना चाहिए कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का रिलीजन कैसा था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसका पतन कैसे हुआ, ट्रेड कैसा था, ठीक है। इसको हम मेनली फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, पहला भारत का पहला शहरीकरण भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे तो देखेंगे कि वैदिक पीरियड है। वैदिक पीरियड के बाद में दोस्तों आता है लेटर वैदिक पीरियड। उसमें हम आर्यन की डिबेट्स देखते हैं कि आर्यन कहाँ से आए, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए, कुछ बोलते हैं कि इनका यहीं से ओरिजिन है, ठीक है। तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, जैसे हमने देखने की कोशिश की थी कि वैदिक पीरियड में सभा और समिति का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन देखेंगे कि वर्ना सिस्टम, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, ठीक है दोस्तों। रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज क्या थे, ठीक है। और हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल आता है, ठीक है दोस्तों। ये मेगालिथिक इन साउथ इंडिया, ये भी हम इसी में देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आता है कि हमने बात की थी कि जब हमारा पहला हिस्ट्री का लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि सेकंड अर्बनाइजेशन की बात की थी हमने, मतलब कि दूसरा जो शहरीकरण है वो कब होता है, जब महाजनपदा की जो एज स्टार्ट होते हैं। मेनली इसको जो आयरन की जो डिस्कवरी होती है वहाँ से हम सेकंड अर्बनाइजेशन को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि शासन, राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार देखेंगे, महाजनपद देखेंगे, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य देखेंगे, आर्थिक और सामाजिक विकास को देखेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि ये सेकंड अर्बनाइजेशन था, उसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। इसमें ही आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को और आजीविक जो संप्रदाय होते थे उनको पढ़ने का इसमें हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। उसके बाद यूनिट आती है सेकंड। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, राज्य से साम्राज्य तक। इसमें मगध को देखने की कोशिश करेंगे। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, मौर्य का प्रसार होता है दोस्तों। इसमें इस मौर्य जो शासन था उसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी दोस्तों, अशोक की धम्म नीति क्या थी, उसकी प्रकृति क्या थी, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है दोस्तों। मौर्य, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कला और संस्कृति का बहुत विकास होता है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि जो कला और जो संस्कृति है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही अपनी चरम सीमा पे, मतलब उसका बहुत ही विस्तार होता है इस टाइम पे। भाषा और लिपि क्या थी ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो साम्राज्य का अंत कैसे होता है, और उसके बाद में कुछ रीजनल पावर्स हैं, कुछ बाहर से जो पावर्स हैं वो भारत में आने लगती हैं। देखेंगे हम कि इंडो यूनानी आते हैं, सुंगास आते हैं, सतवाहनास उदय होते हैं, कुशान आते हैं, शक आते हैं। उसके बाद हम संगम लिटरेचर का टाइम देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो संगम लिटरेचर है उसका जो टाइम पीरियड है वो एक रिसेंट डिस्कवरी हुई है, उसमें उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो मानते हैं, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गया है, और उसको हम मेनली 6 BC से लेके और 1 AD तक का टाइम मानते हैं। पहले हम इसका जो टाइम पीरियड था वो मेनली 3 BC से लेके और 202 सेकेंड BC AD तक का मानते थे। तो दोस्तों इसको अब याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया, और ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि हम कि
कला में हम देखेंगे कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट आती है, उसके बाद देखेंगे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आती है, उसके बाद में दोस्तों ये देखेंगे कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आती है। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कला और संस्कृति का विकास होता है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि गुप्ता एज आती है, जैसे हम देखेंगे कि मौर्य, सबसे पहले हमने देखा कि मौर्य, फिर उसके बाद में मौर्य के पतन के बाद में यहाँ पे आते हैं जो प्रोमिनेंट डायनेस्टी होती है वो आती है गुप्ता। फिर गुप्ता के बाद में हम देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हर्षवर्धन आता है। तो ये सब हम इसमें देखने के, तो हम देखते हैं कि इस यूनिट में जो थर्ड यूनिट है उसमें हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें कि क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है। दक्षिण में राज्य, जैसे हम देखेंगे कि गंगेश डायनेस्टी थी, चालुक्य ऑफ कल्याणी थे, काकतीयाज थे, होयसल थे, यादवास थे। ठीक है, अब साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों कि किंगडम इन साउथ इंडिया, किंगडम इन साउथ इंडिया का में क्या क्या था दोस्तों, पल्लवास थे, चेराज थे, चोलास थे और पांड्याज थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया देखेंगे हम, इसमें पालाज थे, सेनाज ऑफ बंगाल थे, वर्मन्स थे और कामरूपाज थे। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट होगी। फिर इसमें ये भी आता है कि नॉर्थ इंडिया के भी किंगडम आते हैं बहुत जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गुजरात प्रतिहाराज होता है, कलचूरीज होता है, ठीक है, पारमार्स होते हैं। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये अर्ली मिडाइवल इंडिया का जो पार्ट है दोस्तों ये, ठीक है, प्रारंभिक जो मध्यकालीन भारत की विशेषताएं क्या थी, उसका प्रशासन कैसा था, उसका राजनीतिक ढांचा कैसा था, उसका राजतंत्र कैसा था, ये सब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कृषि कैसी थी, एग्रीरियन इकोनॉमी थी, उसमें हम देखेंगे कि भूमि धान को देखने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर हम देखेंगे कि ट्रेड कैसा था, अर्बनाइजेशन कैसे होता था, पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या था, अर्बन सेटलमेंट कैसे थे, पोर्ट्स, ट्रेड, मर्केंडाइज एंड एक्सचेंज, ट्रेड गिल्ड। ठीक है, जिसकी हमने बात की थी, श्रेणी की बात की थी, वो यही होता है दोस्तों। ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन की, वैष्णविज्म और शैविज्म कैसे होता है दोस्तों, उस मतलब जो भक्ति की जो विचारधारा है वो कैसे फैलती है। फिर हम देखेंगे टेम्पल में क्या टेम्पल बनने लगते हैं दोस्तों, कौन कौन सी टेम्पल की स्टाइल होती हैं। भक्ति मूवमेंट पे हम देखेंगे दोस्तों शंकराचार्य होते हैं, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जी, ये जो भक्ति मूवमेंट के जो मेन जो प्रोमिनेंट फिगर होती हैं वो ये होती हैं जो हमारा भक्ति जो आंदोलन होता है। ठीक है, तो ये देखने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद में हम देखेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, वर्ना सिस्टम में क्या जटिलताएं आ गई थी, जाति प्रथा को देखने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो वुमेन्स थी उनकी क्या कंडीशंस थी, ये देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी, मैरिज का सिस्टम क्या था, ठीक है, वुमेन इन पब्लिक लाइफ में क्या थी, ठीक है, ट्राइब्स एज पीजेंट एंड अदर प्लेसेस एंड देयर प्लेसेस इन वर्ना ऑर्डर, ठीक है, जो शूद्रों की जो स्थान था वो क्या था, वो सब हम देखने की एक होलिस्टिक वे में हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें। उसके बाद में देखते हैं कि एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अग्रहारा, मठाज, महावीराज, ये सब देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके बाद में मध्यकालीन में हम देखते हैं कि अरब कॉन्ट्रैक्ट जो अरब आक्रमण है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि गजनी आते हैं, गोरी आते हैं। और दोस्तों हमने चर्चा की थी कि ये अल-बरूनी की एक किताब थी, उसका नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, तो ये अल-बरूनी ने लिखी थी, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद फोर्थ यूनिट आती है जो मध्यकालीन भारत की आती है। उसमें फिर से हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के कौन कौन से सोर्सेज थे, आर्कोलॉजिकल सोर्स कौन से थे, एपिग्राफिकल सोर्सेज कौन थे, न्यूमिस्मेटिक क्या होती है, न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है, जब हम सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं उस एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, आपको यहाँ पे मोन्यूमेंट्स कौन से थे, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज कौन से थे, यहाँ पे पर्शियन सोर्स थे, संस्कृत थे, रीजनल लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो ये हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट देखने की कोशिश करेंगे। पर्शियन और अरेबियन जो फॉरेन जो ट्रैवलर इन जो आक्रमण होते थे उनके साथ में आते थे या वैसे इंडिया में घूमने के लिए आते थे, तो भारत के बारे में वो काफ़ी जानकारियाँ लिखते थे, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, राजनीतिक घटनाएं देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसमें। ये दिल्ली सल्तनत देखते हैं, गोरी तुर्क, जैसे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले गोरी, ठीक है, फिर तुर्क खिलजी आते हैं, तुगलक डायनेस्टी आती है, सैयद आती हैं और लोधी डायनेस्टी आती है। मेनली हम देखो दोस्तों यहाँ पे जो जो आती है सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश, फिर उसके बाद में खिलजी, फिर तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं, और फिर सबसे लास्ट में दोस्तों आते हैं लोधी। लोधी के बाद में है यहाँ पे, जब आपको पता है कि 1526 में बाबर भारत में आता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1526 में किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और लोधी, जो बाबर थे, जो मुगल थे, और लोधी के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का विकट, कि जो लेटर मुगल्स होते हैं वो कैसे टूट जाते हैं, कैसे औरंगजेब की पॉलिसीज या जो लेटर मुगल्स होते हैं वो एक कारण बनते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही साउथ में किंगडम था विजयनगर और बहमनी किंगडम, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि राइज ऑफ मराठाओं का उत्थान कैसे हुआ, शिवाजी ने कैसे एक मराठा साम्राज्य को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मराठा और मुगल के रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों इसमें, और मराठा राज्य संघ देखने की कोशिश करेंगे, और मराठाओं का पतन कैसे हुआ ये सब देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में तो 5th यूनिट आती है, उसमें हम इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत में प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी, विजयनगर साम्राज्य में कैसी थी, और जो इंटर स्टेट जो रिलेशंस होते थे, अंतरराज्यीय जो संबंध होते थे सुल्तान सल्तनत के और मुगल्स के, वो के टाइम पे जो कैसे थे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, इरिगेशन में कौन कौन से सिस्टम थे वो देखने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी कैसी थी, कृषि आधारित इकोनॉमी थी, ठीक है। अपन देखेंगे कि लैंड ग्रांट्स कौन कौन से होते थे, लोन कितने टाइप के होते, जैसे हमने अपने बात की थी दोस्तों की खम्स, खराज, जकात, ये सब टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे, जैसे हमने विस्टी की बात की, ठीक है। तो ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उद्योग, सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने, व्यापारी और वाणिज्य, राजनीतियाँ, आंतरिक और बाह्य व्यापार, ठीक है। हुंडी और बीमा क्या होते थे, ठीक है। हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते थे, ठीक है। राज्य की आय के स्रोत क्या थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि फेमाइन और पीजेंट रिवोल्ट्स कौन कौन से होते थे, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि सोसाइटी और कल्चर कैसा, समाज और संस्कृति को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एक सामाजिक संगठन है वो कैसा था, समाज की जो संरचना थी वो किस प्रकार से थी। सूफी हुए हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट हुआ है, सूफी मूवमेंट हुआ है, ठीक है। भक्ति आंदोलन में शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद। सूफी में हम देखेंगे कि डिफरेंट सिलसिले होते थे, जैसे चिश्ती सिलसिला, ठीक है। ये देखेंगे कि प्रमुख सूफी संत कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है, ये देखने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम दोस्तों ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो मध्यकालीन जो युग था उसमें मेन कौन कौन से संत हुए हैं। हम मीरा को देखने की कोशिश करेंगे, हम दादू दयाल को देखने की कोशिश करेंगे, हम, ठीक है, हम कबीर को देखने की कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे सिख मूवमेंट भी हुआ था, गुरु नानक देव जी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपने रिसेंट में पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बना है, जिससे एक, इसको बोलते हैं करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे नानक साहिब है भारत की साइड, और यहाँ पे करतारपुर में जो पाकिस्तान में है वहाँ पे गुरुद्वारा है। तो मैंने इन दोनों को लिंक कर दिया है, यहाँ भारत से भी लोग आ सकते हैं और पाकिस्तान से भी जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि सामाजिक वर्गीकरण क्या था, शासक वर्ग था, एक प्रमुख धार्मिक समूह था, उलेमा क्या होते थे, वाणिज्यिक और व्यावसायिक वर्ग था, एक राजपूत समाज होता था, ठीक है। ये सब हम देखने की कोशिश करें। यहाँ मिडाइवल सोसाइटी में एक सामंतवादी प्रथा होती थी, ठीक है। सामंत कौन होते थे, उनके राजा से क्या संबंध होते थे, ठीक है। ये सब हम देखने की इसमें कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमने देखा था कि दोस्तों की
अब प्राचीन भारत में औरतों की जो वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो क्या थी। अब आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में जो वुमेन्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो 7वीं यूनिट आती है दोस्तों, 7th यूनिट है, उसमें हम मॉडर्न जो आधुनिक भारत है यहाँ इसकी शुरुआत हो जाती है 7वीं यूनिट से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के स्रोत कौन कौन से हैं, आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, भारत में ब्रिटिश लोग कैसे आते हैं, 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं एंड देन फ्रांसी आते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र की स्थापना कैसे होती है, उसका विस्तार कैसे होता है, भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध देखते हैं, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, इनको देखने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर भारत के जो इंडियन रेस्पॉन्स है वो शुरू हो जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है, उसमें हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के दोस्तों क्या क्या कारण थे, हम देखने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम पे क्या क्या सिविल सर्विस में सुधार हुए, जुडिशरी में क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन से पुलिस रिफॉर्म हुए, आर्मी अंडर ब्रिटिश। ठीक है, फिर देखेंगे कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो मेनली हम रिपन, लॉर्ड रिपन, उसके टाइम पे बहुत सारे ये सुधार होते हैं। फिर हम देखेंगे कि वेरियस एक्ट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी, जो ब्रिटिश के टाइम पे जो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, उसकी बदलती हुई संरचना क्या थी, व्यापार की मात्रा और दिशा। ठीक है, कृषि का विस्तार देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम इसमें भू अधिकार देखने की करेंगे दोस्तों। मेनली भू बंदोबस्त सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 टाइप ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम होते थे। एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट होता था, एक रैयतवाड़ी होता था और एक महलवाड़ी होता था। इन तीनों को हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं कि जब भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो यहाँ कैसे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखने की यहाँ पे जब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है तो भारत की स्थिति बहुत ख़राब होने लगती है। जो कृषक वर्ग है वो बहुत ही ऑप्रेसिव होता है इस टाइम पे, उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं शासक वर्ग के द्वारा, जो सामंत लोग होते हैं, जो मिडिल मैन होता था उसके द्वारा। उसके बाद देखेंगे कि कैसे जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डिक्लाइन होता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होती है आर्टिशियन की। ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन कैसे होता है, वर्ल्ड वॉर और इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें दोस्तों कि जो वर्ल्ड वार होते हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ा है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमने जब बुक लिस्ट डिस्कस की थी तब हमने डिस्कस किया था कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व इतिहास से भारत के बहुत ज़्यादा संबंध रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब उपनिवेशवाद था तब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, तो उससे हमारे बहुत सारे इंटरलिंकेजेस होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि ब्रिटिश औद्योगिक नीति क्या थी, मुख्य आधुनिक उद्योग क्या थे, कारखाना कानून क्या आया, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन होने लगे। ठीक है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी थी, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, मुद्रा और विनिमय, रेलवे का जब हम देखेंगे कि 1953-54 में रेलवे भारत में 1854 और 1853 के लगभग भारत में रेल चलती है, बॉम्बे से और थाने के बीच में पहली रेल चलती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर, न्यू फ्यूचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग की देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आर्किटेक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने बात की थी कि अपन ने टेम्पल एंशियंट पे बात की थी कि टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर मिडाइबल में आते हो तो मुगल स्थापत्य कला को देखते हैं, और मॉडर्न में आएंगे तो जो इंडो गोथिक एक स्टाइल होती है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिसको इंडो सार्सेनिक भी बोलते हैं। तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी उनसे भारत का क्या प्रभाव पड़ा। फेमाइन आते हैं यहाँ पे, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इंडियन जो सोसाइटी है उसका एक ये संक्रमण काल के रूप में होता है दोस्तों।
इसमें क्या होता है कि जब हम देखेंगे कि जो पोर्तुगीज आते हैं, ये मिशनरीज के रूप में भारत में भी आते हैं। ये क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं दोस्तों। भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं और धार्मिक धारणाओं की आलोचना करेंगे हम इसमें। शैक्षिक और अन्य गतिविधियों को भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें नई शिक्षा नीति को देखेंगे हम दोस्तों कि सरकारी नीतियाँ क्या थी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी जो ब्रिटिश राज था उसमें कौन कौन सी जो शैक्षणिक नीति आई, कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज आई, ठीक है, ये सब हम देखने की। साइंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, और मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भारतीय पुनर्जागरण। इसमें हम देख लें कि आर्थिक, सामाजिक आर्थिक जो सुधार होते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं। यहाँ से क्या होती है कि एक इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास आती है, मध्यम वर्ग का उद्भव होता है, जातिगत संगठन और जातीय गतिशीलताओं की हम बात करेंगे। इसमें वुमेन्स क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें हम प्रिंटिंग प्रेस आती है, कौन कौन से लॉज आते हैं, जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से उस टाइम पे अखबार आते थे, ठीक है, किस के द्वारा ये लिखा जाता था, कौन सा प्रकाशन था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एमसीक्यू टाइप में। फिर उसके बाद देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज देखते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंटिंग देखते हैं, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ से, कि उसके सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक ड्रेन होता है तो लोगों में एक आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। कैसे हमारे जब जब सामाजिक आर्थिक सुधार होते हैं तब कैसे लोगों में एक चेतना जागृत होती है और इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं और एक आंदोलन करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जन्म होता है 1885 में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे इसका बर्थ होता है, ठीक है, कौन कौन से लीडर्स थे, ठीक है, कौन कौन से सेशंस होते थे, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट आता है, स्वराज की अवधारणा आती है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखो गांधी बाबा की एंट्री होती है आपको सबको पता है दोस्तों, 1915 में गांधी जी आते हैं। बेसिकली ये अफ्रीका में चिलविल कर रहे थे और फिर भारत आते हैं और यहाँ भी एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। चिलविल करने का मतलब यहाँ भी उन्होंने बहुत ही अच्छे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि हम दोस्तों लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का प्रचलन आता है भारतीय इतिहास में, डिप्रेस क्लास मूवमेंट होते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो जाता है दोस्तों। ये कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग आती है, इससे ही हम जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान को देखने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ठीक है, ये सब देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो हमने बताया कि हमारा एक पार्ट है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें देखेंगे कि जब पार्टीशन हो रहा था तब क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, विभाजन की चुनौतियाँ क्या क्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे दोस्तों बात करें तो करीबन 562 के लगभग देसी रियासतें होती थी, जिनमें से कुछ भारत में मिलना नहीं चाहती थी, तो उनका कैसे भारत में विलय किया गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये ऐसे रिलक्टेंट थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो जैसे हैदराबाद को हम पुलिस फोर्स की उसको मर्ज करते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ के राजा हरी सिंह होते हैं जो भारत के साथ अनेक्सेशन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वो साइन कर देते हैं और भारत का वो हिस्सा बन जाते हैं। फिर देखेंगे कि हम बी आर अम्बेडकर को देखेंगे कैसे उन्होंने संविधान का निर्माण किया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो किताब दे दी, ये एक गवर्निंग प्रिंसिपल है हमारे देश का चलाने के लिए, ठीक है, इट इज़ अ लॉ बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी को देखने की कोशिश करेंगे, जो प्रशासनिक जो वर्ग है उसका एक ढांचा देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं, आर्थिक नीतियाँ देखते हैं, नियोजन प्रक्रिया देखते हैं दोस्तों, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन देखते हैं हम इसमें दोस्तों, कि
कैसे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आता है वो देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें देखते हम बात करेंगे कि विदेश नीति संबंधित पहलू को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे पंचशील की हमने अभी बात की थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो पंचशील कि उस टाइम पे ये सिद्धांत आया था। डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें देखेंगे कि इमरजेंसी लगती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन होता है इंडियन इकोनॉमी का। इसलिए हमने बात की थी कि पहले सोशलिज्म का हमारे देश में प्रचलन था। फिर उसके बाद 1991 में जब दोस्तों 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये होता है, तो भारतीय जो उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण एंड वैश्वीकरण होता है। तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लास्ट में जो अंतिम यूनिट है उसमें हम देखेंगे कि ऐतिहासिक प्रणाली क्या होती है, शोध, कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन को देखने की कोशिश करेंगे, इतिहास की विषय विस्तार, सीमा और महत्व को देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी को देखने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग या हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान कौन कौन से है। क्योंकि दोस्तों जो हिस्ट्री है इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि हिस्ट्री अ साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी को देखने की कोशिश करते हैं हम। रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों। इतिहास की परिकल्पना को देखने की कोशिश करेंगे हम। ये सब हम देखने की आप देखेंगे कि एरिया ऑफ प्रपोज रिसर्च वो देखने की कोशिश करेंगे। कोई रिसर्च करते हैं उसके लिए डाटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, ये देखेंगे। सोर्सेज इन ट्रेंड इन हिस्टोरिकल रिसर्च देखेंगे। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी लिखेंगे, हम देखेंगे कि वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, इतिहास के विषय का चयन कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखें कि हिस्टोरियोग्राफी में देखिए ऐसे होता है दोस्तों, एक कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट है, एक नेशनलिक स्कूल ऑफ थॉट होती है और एक होती है मार्क्सिस्ट, ठीक है। 3 होते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहला कैम्ब्रिज, ठीक है, फिर नेशनलिस्ट और होती है दूसरी मार्क्सिस्ट, तीसरी। ये 3 है कि जो कैम्ब्रिज होती है, ये मेनली जो स्कूल्स होती हैं ये ब्रिटिश टाइम के टाइम पे डेवलप होती है, इसी के आधार पर अपना जो इतिहास लेखन है वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि नोट्स टेकिंग, रेफरेंसेड, फुट नोट्स, बिब्लियोग्राफी, ये सब देखने की कोशिश करते हैं हम। देखने की ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ देखते हैं, ग्रीक, रोमन, ठीक है, ये सब चर्च हिस्टोरियोग्राफी देखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग को समझने की कोशिश करते हैं इसमें हम, ठीक है। हम आप देखेंगे कि जो पुनर्जागरण था उसका भारतीय इतिहास लेखन पे क्या फर्क पड़ा है। हिस्टोरिकल राइटिंग के में कौन कौन सी नेगेटिव स्कूल है, कौन कौन सी पॉजिटिव स्कूल है। हम देखेंगे कि बर्लिन जो रेवोल्यूशन होता है उसमें, बर्लिन की जो क्रांति होती है उसमें क्या भारत के इतिहास में जो विश्व इतिहास है उसमें क्या उसमें चेंजेस आते हैं। मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में हम विस्तार में मतलब आधुनिकवाद को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, ये अर्नोल्ड जोसेफ टाइबिन के द्वारा दी गई थी, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसे हम जो हमारा जो एक मैक्रो ओवरव्यू हमने देखने की कोशिश की, एक इतिहास का जो 10 यूनिट है उनको हमने देखने की कोशिश की दोस्तों। तो इस तरह से हम इस सिलेबस को डिकोड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, उसी के बाद हम पुस्तकों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद जो बात आती है दोस्तों, हमने एक बात आती है कि आपके रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए हिस्ट्री के पेपर के लिए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाला हुआ है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो 10 मिनट का वीडियो है दोस्तों, उसको आप देखिए, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिलने वाली है। आप उसी सोर्सेज पे स्टिक रहिए, और आपको अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वो किताबें शिद्दत से पढ़ ली या उस स्ट्रेटेजी के साथ आपने पढ़ाई कर ली, तो दोस्तों आपका JRF कोई भी नहीं रोकने वाला है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि बुक से हमने देख चुके हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। एंशिएंट इंडिया के लिए कौन सी पढ़नी है हमको, मिडाइवल इंडिया के लिए कौन सी पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया के लिए कौन सी पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़नी है, ये एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हो दोस्तों। याद रखना है, रीड लेस रीड स्मार्ट, कम पढ़ो और स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी है।
उसके बाद में दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इतिहास में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि बेसिकली आपको कैसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन रिगार्डिंग इंडियन प्रेस। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो लेजिस्लेशन आए थे, कौन कौन से ब्रिटिश टाइम में जो लेजिस्लेशन आए थे उनका क्या क्या एक क्रमबद्ध था। तो आप बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होएगा। तो दोस्तों इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे इसका आंसर है डी। जो सबसे पहले आता है दोस्तों वो आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट आता है दोस्तों। उसके बाद में आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है दोस्तों 1923 में आता है। उसके बाद इंडियन प्रेस एक्ट आता है दोस्तों, और जो लास्ट में आता है दोस्तों वो आता है ये इमरजेंसी पावर एक्ट आता है। इसको हम देखने ये ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको देखना है और समझना है कि किस तरीके से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमने हमारे जो हिस्ट्री है उसमें 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी बताई गई है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो आप देखो कि आप बताओ कि ये इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले योगा, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिका। तो इसका आंसर होगा बी में हम देखेंगे कि जो योगा स्कूल थी वो पतंजलि के द्वारा उसके जो प्रमोट वो थे उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। जो मीमांसा स्कूल होती है दोस्तों वो कुमारीला के द्वारा थी, एडवोकेटर थे उसके, ठीक है। जो सांख्या जो स्कूल होते हैं उसके कापिला जो एडवोकेटर थे दोस्तों। जो वैशेषिका जो स्कूल होती है जो उसके जो एडवोकेटर थे वो थे कन्नड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों कि आलवार्स फर्स्ट। तो हमने पहले भी बात की थी कि आलवार्स और नयनार्स क्या होते थे। तो बेसिकली जो आलवार्स होते थे दोस्तों वो वैष्णवी संत होते थे, जो नयनार्स होते थे वो होते थे सेवियर्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक इतिहास को जो सिलेबस है उसको समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर आपसे बोल रहा हूं कि दोस्तों सबसे पहले जब इतिहास का अध्ययन आप शुरू करें तो सबसे पहले सिलेबस को देखें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को देख लें और उन्हीं को आधार बना के एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो हिस्ट्री की जो पढ़ाई है उसको आप शुरू कीजिए। सो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं और हमारा ये जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेसन से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। अब आगे मिलते हैं हम कुछ एक नए और बहुत ही मज़ेदार सेशन के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे होगा, ठीक है दोस्तों। तो शुक्रिया, धन्यवाद।